वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम दृष्टि आईएएस का एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए जो मॉडल पेपर क्रिएट किए गए हैं, सेकंड नंबर का ही है और एफएलटी सेकंड है। ठीक है दोस्तों, और कल जो एफएलटी फर्स्ट मैंने अटेम्प्ट किया था उसका अच्छा रिस्पांस आया है। ठीक है, पॉजिटिव रिस्पांस आया है। सो थैंक्स फॉर दैट एंड कीप इनकरेजिंग मी। ठीक है, आप जब अप्रिशिएट करते हो तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन मिलती है कि आगे और बनाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज का सेकंड एफएलटी है और सेकंड एफएलटी तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न देखते हैं कौन कौन से हैं आज के। यूट्यूब का पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोस क्रिएट करता हूँ, आप देख रहे हो, उसका पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। ठीक है, उसका मात्र ऑर्गेनाइजेशन पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, याहू, अल्फ़ाबेट, फेसबुक या फिर टिकटॉक। तो इसका राइट आंसर है यूट्यूब का पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट गूगल के भी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूट्यूब है वह गूगल की ही एक कंपनी है, सह कंपनी है। और बाकी याहू एक इंडिपेंडेंट कंपनी है और फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम एक ही कंपनी के हैं। ठीक है, और टिकटॉक अभी इंडिया में बैन हो गया है, तो इसकी जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यानी पेरेंट कंपनी है टिकटॉक की, वह है बाइट डांस। ठीक है, बाइट डांस है, चाइना की है। तो हमारा जो आज इस प्रश्न का जो है यूट्यूब का पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन अल्फ़ाबेट है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो व्यक्ति ट्विटर पर ब्लॉग लिखता है उसे कहा जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति ट्विटर पर ब्लॉग लिखता है उसे सर्वर कहा जाता है। ठीक है, यदि आप ट्विटर का यूज़ करते हो और वहाँ पर लिखते हो, कुछ मैसेज टेक्स्ट करते हो तो या ब्लॉग लिखते हो, तो आपको ट्विटर क्या मानता है, आपको सर्वर मानता है। ठीक है, आप यूज़र हो ऐसे तो, लेकिन ट्विटर की जो मशीन लर्निंग है वह आपको सर्वर मानता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हेलीकॉप्टर मनी संबंधित है। ठीक है, हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है, क्या है ऑप्शन। नोट छापकर, सब्सिडी प्रदान कर और अन्य योजनाओं के माध्यम से नागरिकों के हाथ में अचानक अत्यधिक धन थमा देना। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर मनी यानी जैसे इमेजिन कर लो कि हेलीकॉप्टर, जैसे लोगों को शुरुआत में ऐसा लगा था जैसे कोरोना में ये इस टर्मिनोलॉजी का मतलब उद्भव हुआ था कि क्या है, पहले से ही है वैसे, पर कोरोना के समय जब लोगों के पास कमाने का जरिया नहीं था तो न्यूज़पेपर्स में आया था कि हेलीकॉप्टर मनी एक ज़रिया है जिसके माध्यम से पैसा पहुंचाया जा सकता है लोगों के हाथ में। तो लोगों को जो आम लोग हैं जिनको इकोनॉमिक्स का एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होता अच्छा सा, तो वो हेलीकॉप्टर मनी का मतलब वो सोच रहे होंगे कि हेलीकॉप्टर से पैसे बरसाए जाएंगे इस तरह से, लेकिन इसका क्लासिक इकोनॉमी में इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है कि नोट छापना, सब्सिडी प्रदान कर और अन्य योजनाओं के माध्यम से नागरिकों के हाथों में अचानक अत्यधिक धन थमा देना। ठीक है, तो पैसा जितना हो सके वह केंद्र सरकार अपने जो केंद्रीय बैंक है, इंडिया का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके थ्रू नोट छाप सकती है या फिर सब्सिडी प्रदान कर सकती है अनेक चीज़ों पर, या फिर अनेक योजनाएं ऐसी निकाल सकती है जिसके माध्यम से नागरिकों के हाथों में पैसे अचानक और अत्यधिक धन थमा देना होता है। ठीक है, तो यह है पहला ही ऑप्शन हमारा, ये है हेलीकॉप्टर मनी से रिलेटेड। फिर अगला प्रश्न है, जीएसटी लाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता थी। ठीक है, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता थी, क्योंकि इसका राइट आंसर है बी है, जीएसटी समवर्ती आधार पर कार्यान्वित होना था और अनुच्छेद 246 ऐसे मामलों के लिए अपर्याप्त था। ठीक है, जीएसटी क्या, समवर्ती आधार पर यानी केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य परस्पर समन्वय रूप से एग्जीक्यूट होना था यानी कार्यान्वित होना था। तो अनुच्छेद 246 ऐसा कहता है कि समवर्ती आधार पर एक टैक्स सिस्टम चलाया जा सकता है, लेकिन 46
जीएसटी के लिए अपर्याप्त था, इनसफिशिएंट था, ठीक है। तो ये जीएसटी लाने की आवश्यकता पड़ी थी। फिर ये अन्य दूसरे ऑप्शंस क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। हमारा राइट आंसर तो बी है, लेकिन ए का क्या कहना है, संविधान में संशोधन के बिना जीएसटी लाने के लिए संघ के साथ सहमत होने को राज्य तैयार नहीं थे, ठीक है। राज्यों की इतनी औकात नहीं होती है कि संघ के किसी संशोधन का विरोध कर सके। जब कोई संघ सरकार स्पष्ट बहुमत में हो तब राज्यों के पास इतनी शक्ति नहीं होती है। और फिर तीसरा सी, वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति ने संवैधानिक संशोधन की संस्तुति दी थी, ठीक है। वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति, राज्यों की तो सशक्त समिति कैसे हो सकती है, ठीक है। तो राज्य के वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति, हाँ, तो वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति ने संवैधानिक संशोधन की संस्तुति दी थी, ठीक है। इसके लिए जीएसटी लाने के लिए ऐसे नहीं कि अचानक ही लाया गया था, इसके लिए कांग्रेस सरकार ने भी प्रयास किया था। तो इसके लाने के लिए समितियां भी बनी थी। अब मैं उसको रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन राज्यों की सशक्त समिति को कैसे हो सकती है राज्यों की। फिर डी क्या है, जीएसटी परिषद ने संवैधानिक संशोधन की संस्तुति की थी ताकि उसकी शक्ति में वृद्धि हो, यह भी रॉन्ग है, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो है वह एप्रोप्रिएट आंसर है वह जीएसटी समवर्ती आधार पर कार्यान्वित होना था और अनुच्छेद 246 ऐसे मामलों के लिए अपर्याप्त था, इसलिए जीएसटी लाने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, तारापुर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। तारापुर समिति निम्न में से किससे संबंधित थी, तो इसका राइट आंसर है तारापुर समिति पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से रिलेटेड थी, ठीक है। एडिक्वेट कैपिटल रेशियो से रिलेटेड थी, पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से तारापुर समिति। अगला प्रश्न है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIB का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो हेड क्वार्टर है वह बीजिंग में है, चाइना में अवस्थित है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है कि पॉपुलेशन कब सबसे अधिक ग्रोथ हुई, कब स्टेबल रही, स्थिर रही, ठीक है। तो क्या है, पहला चरण कौन सा है, जनसंख्या वृद्धि के लिए भारत और उसकी विशेषताएं, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि और उसकी विशेषताएं। तो चरण फर्स्ट यानी स्टेज फर्स्ट में 1901 से 1921 का समय है। तो उस समय में 1901 से 1921 का समय कैसा रहा था इंडिया की जनसंख्या के संबंध में। 1901 से 1921 तक अवरुद्ध जनसंख्या की अवधि थी, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि नहीं हो पा रही थी, अवरुद्ध हो चुकी थी, यानी नेगेटिव तो नहीं थी लेकिन अवरुद्ध तरीके से वृद्धि की अवधि कहलाती है। और फिर 1921 के बाद कौन सा समय है, 1921 से 1951, 1900 से सेकंड स्टेज है 1921 से 1951 का, उसमें स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि, ठीक है। स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि रही, यानी स्टेबल रह गई। और फिर अगला चरण है 1951 से 1981, 1951 से 1981 वाला चरण कैसा रहा है, चरण 3, स्टेज 3। स्टेज 3 में जनसंख्या विस्फोट की अवधि आ गई, ठीक है। 1951 से 1981 तक के जो चरण 3 स्टेज 3 था उसमें जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ गई जब भारत आज़ाद हुआ 47 में। उसके बाद 1951 2-3 साल बाद से जो 30 साल का
समय रहा उसमें जनसंख्या विस्फोट की अवधि रही, ठीक है। फिर चौथा चरण है, चरण चौथा फोर्थ स्टेज है, इसमें 1981 से वर्तमान तक का है। 1981 से वर्तमान तक का कैसा स्टेज माना जाता है? वर्तमान तक का गिरावट की प्रवृत्ति के साथ उच्च जनसंख्या वृद्धि की अवधि, ठीक है। गिरावट भी हो रही है, उसकी प्रवृत्ति के साथ उच्च जनसंख्या वृद्धि की अवधि, तो मृत्यु दर भी काफ़ी बड़ी और जनसंख्या दर भी काफ़ी बड़ी है, ठीक है। तो ये था, और हमारा इसका ऑप्शन रहेगा डी, ठीक है। डी सही ऑप्शन है इसका। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, इसका अर्थ है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, इसका अर्थ है, ऑप्शन पहला क्या है? लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, ठीक है। लोकसभा जनता द्वारा निर्वाचित होती है, पर संसदीय प्रणाली का लक्षण नहीं है यह। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, हाँ कर सकती है, बट यह भी संसदीय प्रणाली का लक्षण नहीं है। और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, हाँ नहीं किया जा सकता, और लेकिन यह भी संसदीय प्रणाली का लक्षण नहीं है। और ऑप्शन लास्ट क्या है? डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। मंत्रिपरिषद जो कि टोटल जो सदन की संख्या है उसका 15% होता है, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। यह है संसदीय प्रणाली की सरकार का अभिप्राय, यानी उसका अर्थ है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? समिति है और उससे जुड़े अध्यक्ष है, ठीक है। समिति कौन सी है? संविधान सभा समितियाँ बनी थी, संविधान निर्माण हुआ था उस समय समितियाँ बनी थी, तो उसके अध्यक्ष कौन कौन से थे? संघीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू थे उसके अध्यक्ष, राइट है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, अंबेडकर थे उसके अध्यक्ष, नो। अंबेडकर थे, किनके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के, ठीक है, जो मुख्य समिति मानी जाती थी, महत्वपूर्ण प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे। तो हमारा जो सुमेलित नहीं वाला है वो बी है, ठीक है, तो आंसर बी है। और बाकी अन्य वाले भी देख लेते हैं। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फिर कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर के.एम. मुंशी, ठीक है। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर के.एम. मुंशी। फिर अगला प्रश्न है, 10 नंबर का प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, प्रस्तावना में ये वर्ड्स है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इस तरह से। तो कौन सा सीक्वेंस सही है? तो संपूर्ण प्रभुत्व वाला देख लेते हैं, इनमें से यहाँ डी है, ठीक है। बाकी यहाँ लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द पहले ही आ चुके हैं, तो यह ऑप्शन गलत है और हमारा सही है डी, ठीक है। क्या है एग्जैक्ट सीक्वेंस प्रस्तावना में इन वर्ड्स का? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में विहित मूल कर्तव्य नहीं है? ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन सा नहीं है? इन ऑप्शंस में से फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सा नहीं है? तो हमारी हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना तो है, ठीक है। ऑप्शन ए भी है मूल कर्तव्य में। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, ठीक है, पर्यावरण की रक्षा करने से रिलेटेड प्रावधान भी है मूल कर्तव्य में। और फिर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, तो यह भी है। और फिर क्या है? डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। यह मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना,
बल्कि यह कहाँ पर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, DPSP में है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो डी है हमारा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। बुडापेस्ट कन्वेंशन संबंधित है, ठीक है, बुडापेस्ट कन्वेंशन संबंधित है। बुडापेस्ट कहाँ पर है, हंगरी की राजधानी, कैपिटल है ये, हंगरी यूरोपियन कंट्री है, उसकी कैपिटल है। तो बुडापेस्ट में जो कन्वेंशन हुआ है किससे रिलेटेड है, वह रिलेटेड है साइबर क्राइम से, ठीक है, साइबर क्राइम से है, साइबर अपराध से। तो आप कैसे याद कर सकते हैं कि बुडापेस्ट, कोई बूढ़ा है और साइबर क्राइम कर रहा है, ठीक है, बूढ़ा होकर भी साइबर क्राइम कर रहा है। तो इस तरह से याद रखिए, बुडापेस्ट कन्वेंशन रिलेटेड है साइबर क्राइम से। अगला प्रश्न है, इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम इंदौर में ही आकाशवाणी की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर है 22 मई 1955, ठीक है। 22 मई 1955 में इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, इन एनी अदर इंडियन स्टेट, जो राज्य के हाई कोर्ट्स के जजेस हैं किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, न्यायाधीश भी और उच्च जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, ठीक है, भारत की संसद के पार्लियामेंट के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी सेशन कब आयोजित की जाती है, भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए, या फिर उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी, कोई सा बिल है, विधेयक है, उस पर विचार करने के लिए या उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में डिस्प्यूट हो, ठीक है, डिस्प्यूट यानी मतभेद हो, तभी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, ठीक है। तो यह है हमारा डी आंसर। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के जो अध्ययन से संबंधित है उसमें कौन सा सही नहीं है। तो आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है, सही है, भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है हमें भीमबेटका और या फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में आर्कियोलॉजी से ही पता चलता है अच्छी तरह से। फिर दूसरा क्या है, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है, ठीक है, मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो राइट है, सिक्कों का अध्ययन होता है मुद्रा शास्त्र। प्राचीन भारत में कागज़ की मुद्रा का चलन था, ठीक है, कागज़ की मुद्रा का चलन नहीं था प्राचीन भारत में, बल्कि धातु मुद्रा प्रचलित थी, धातु सोने चांदी या फिर आहत सिक्के, शीशे के सिक्के होते थे, उनका प्रचलन था। तो सही नहीं है हमारा सी, कागज़ की मुद्रा नहीं प्रचलित थी। डी ऑप्शन इन्होंने और दिया है, रेडियो कार्बन डेटिंग जैविक पदार्थों के काल निर्धारण की विधि है, ठीक है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग C14 कहते हैं, उससे प्राचीनतम वस्तुओं की एज यानी उसके वर्ष का पता लगाया जा सकता है। तो हमारा आंसर है रॉन्ग, जो है कथन वो है प्राचीन भारत में कागज़ की मुद्रा का चलन नहीं था। फिर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कौन सा जलप्रपात है, बहुटी जलप्रपात, ठीक है, बहुटी जलप्रपात। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, ठीक है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, ठीक है, सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है, जो राजस्थान से होकर बहती थी और वर्तमान में यह विलुप्त हो चुकी है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, इन पेयर्स पर विचार करना है हमें। क्या क्या है पेयर्स की? दर्शन है और उसके प्रणेता, ठीक है, उसके फाउंडर यानी उसके क्रिएटर। तो सांख्य दर्शन कपिल ने दिया था, राइट है। न्याय पतंजलि ने नहीं दिया था, गौतम ने, तो दूसरा रॉन्ग हो जाएगा युग्म। फिर योग गौतम ने नहीं, पतंजलि ने, तो हमारा सिर्फ एक ही है, सांख्य दर्शन किसने प्रतिपादित किया था? कपिल ने। तो राइट हमारा एक ही है, तो यहाँ इस जो कोड दिया होगा उसमें सिर्फ केवल एक आएगा। ठीक है, केवल एक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? ठीक है, कल जो FLT फर्स्ट लगाया था हमने, वहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध के बारे में था कि वह किस जगह से संबंधित थे। तो आज महावीर से रिलेटेड आ गया प्रश्न कि वह किससे संबंधित नहीं है। तो वैशाली से रहे हैं, ठीक है, लुम्बिनी से नहीं रहे। ठीक है, लुम्बिनी से गौतम बुद्ध रिलेटेड रहे हैं, तो लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। और फिर चंपा है पावापुरी, तो बुद्ध से रिलेटेड था लुम्बिनी, तो ये ऑप्शन बी है, जो कि महावीर से रिलेटेड नहीं है। लेकिन जो रिलेटेड है उसको तो जान लेना चाहिए हमें, कौन सा है? वैशाली है, चंपा है, फिर पावापुरी है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, गुप्त एरा से के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में बलात्श्रम या विष्टि कहा जाता था। बलात्श्रम को पहले की तुलना में अधिक प्रचलित हुआ। ठीक है, हुआ, बलात्श्रम अधिक प्रचलित हुआ। और इस समय जाति व्यवस्था या ब्राह्मण धर्म का जो प्रभाव है वह अधिक रहा गुप्त काल में। तो गोल्डन एरा कहा जाता है ब्राह्मणिकल सिस्टम के लिए या ब्राह्मण धर्म के लिए गोल्डन एरा, गुप्त काल। फिर अगला क्या है, विष्णु पुराण के एक उद्धरण में निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी भूभागों पर गुप्त वंश का आधिपत्य था। ठीक है, विष्णु पुराण कितने हैं टोटल? 18, उसमें से एक विष्णु पुराण है। उसमें क्या निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे, प्रयाग तक जो कि वर्तमान अभी प्रयागराज है, वहाँ तक गंगा से लगे सभी भूभाग तक गुप्त वंश का शासन था, राइट है। फिर अगला क्या है, महरौली शिलालेख यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट बंगाल में शत्रुओं के राज्य संघ के विरुद्ध लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया था, राइट है। ठीक है, महरौली शिलालेख यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त प्रथम बंगाल में शत्रुओं के राज्य संघ के विरुद्ध लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। फिर अगला क्या है, डी, सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। ठीक है, सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था, यहाँ नहीं दिया हो तो डी है, जो कि रॉन्ग कथन है, लेकिन था। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसे जीता था सौराष्ट्र को। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य के ही थे वह राजा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है? ठीक है, सुनामी से संबंधित कौन सा क्षेत्र नहीं है? बंगाल की खाड़ी का तटीय क्षेत्र है, म्यांमार का तटीय क्षेत्र भी है, गुजरात का काठियावाड़ तटीय क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो गुजरात का जो काठियावाड़ तटीय क्षेत्र है वह सुनामी से प्रभावित नहीं है। बाकी जो बंगाल की खाड़ी है या फिर म्यांमार का तटीय क्षेत्र है वहाँ पर सुनामी आती है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो सूची फर्स्ट में विभाग है और उससे संबंधित पद है। सैन्य विभाग में कौन सा पद होता था प्रमुख? सैन्य विभाग में दीवान ए अर्ज। ठीक है, दीवान ए अर्ज होता था सैन्य विभाग में प्रमुख पद। फिर विधि विभाग में दीवान ए रिसालत। ठीक है, दीवान ए रिसालत होता था विधि विभाग में प्रमुख पद। पत्राचार विभाग, ठीक है, पत्राचार विभाग या न्यूज़पेपर टाइप का विभाग, वहाँ पर कौन सा प्रमुख पद होता था? दीवान ए इंशा। ठीक है, दीवान ए इंशा पत्राचार विभाग।
फिर जो बचा होगा वह कृषि विभाग, तो कृषि विभाग से संबंधित था दीवान ए अमीर ए कोही, ठीक है। तो सैन्य विभाग का ए का 2 है, ठीक है। तो इन दोनों में से देख लेते हैं। विधि विभाग B1, तो इनमें से दोनों यहाँ तक आ गया। फिर पत्राचार विभाग C4, तो ये ठीक है, C आंसर हो जाएगा। फिर D3 मतलब कृषि विभाग दीवान ए अमीर ए कोही, ठीक है। तो ये था। तो एक बार और कर लेते हैं इनका मैचिंग, हमारा कंटेंट भी डेवलप हो जाएगा। सैन्य विभाग का प्रमुख दीवान ए अर्ज, ठीक है। सैन्य विभाग में क्या पद था? दीवान ए अर्ज। और विधि विभाग में दीवान ए रिसालत। देन पत्राचार विभाग में दीवान ए इंशा। और कृषि विभाग में दीवान ए अमीर ए कोही, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल के नवाबों का सही काल क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, बंगाल के नवाब कौन कौन से सही क्रम में रहे हैं? शुजाउद्दीन, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला। बंगाल का स्वतंत्र नवाब पहला था मुर्शिद कुली खां, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां। देन उसके बाद शुजाउद्दीन आए हैं, फिर अलीवर्दी खां, फिर जो नवाब आए हैं सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला वही जो प्लासी की लड़ाई के बाद मारे गए थे, ठीक है। प्लासी की लड़ाई में इसके ही सेनापति ने इन्हें धोखा दे दिया था, तो उन्हें अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में हराया था। फिर अगला प्रश्न कौन सा है? निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार करना है। इनके मोकला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह, इनमें से कौन सा तिथि क्रम आरोही क्रम अनुसार है? ठीक है, कौन बढ़ते हुए क्रम में है, कौन पहले हुआ था? तो मोकला विद्रोह 1921 में हुआ था, बारदोली सत्याग्रह 1927 में, ठीक है, 27 में, तो चंपारण 1917 में और नमक सत्याग्रह 1930 में, ठीक है। तो पहला कौन सा हो जाएगा हमारा? चंपारण विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह 3 फर्स्ट, ठीक है। तो 3 पहले, एक ऑप्शन में 3 पहले है, तो 20 सही आंसर हो जाएगा। चंपारण 1917, देन मोपला 1921, देन बारडोली सत्याग्रह 1927, देन नमक सत्याग्रह 1930, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड से उसका सही काल क्रम ज्ञात कीजिए। तो इसमें से कौन सा सत्याग्रह पहले हुआ था? और रोलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। देन असहयोग आंदोलन 1921 में, चोरी चोरा कांड 1922 में, स्वराज पार्टी का गठन 1924 में, ठीक है। तो 1 2 3 सीक्वेंस है हमारा, 1 2 3 4, ये राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत थर्ड कब हुआ था? 5 जनवरी 1961 में, ठीक है। सॉरी 5 जनवरी 1961 में नहीं हुआ था, बल्कि 1961 का बाद आज़ादी मिल गई थी इंडिया को तब। तो 14 जनवरी 1761 में, ठीक है। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें मराठे पराजित हुए थे। और मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सदाशिव भाऊ, ठीक है। जो मूवी बनी है पानीपत नाम से अभी, जिसमें संजय दत्त और अर्जुन कपूर जिन्होंने रोल किया था वही। तो कब हुआ था पानीपत थर्ड? 14 जनवरी 1761। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में से किस शैली का मंदिर है? कंदरिया महादेव मंदिर किस शैली का मंदिर है? नागर शैली का, ठीक है। नागर शैली क्योंकि यह उत्तर भारत जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में, तो नागर शैली से संबंधित है, ठीक है। मंदिर निर्माण की शैलियाँ थी प्राचीन भारत में, तो जो दक्षिण भारत की शैली वह कहलाती है, दक्षिण भारत की जो शैली कहलाती है
यहाँ दक्षिण भारत मान लो, यह द्रविड़ शैली, और उत्तर भारत की नागर शैली, और जो मिश्रित दोनों की है वह बेसर शैली। ठीक है, तो जो नागर शैली का मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का, डाइजेशन का अधिकांश भाग किस अंग में एग्जीक्यूट होता है यानी संपन्न होता है? तो इसका राइट आंसर है छोटी आंत में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा डाइजेशन का अधिकांश भाग कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है, शिवपुरी स्थित, ठीक है, शिवपुरी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित सिंधिया शासन की ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है, समर कैपिटल थी सिंधिया शासन की, गुलाबी लाल रंग की वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। ठीक है, गुलाबी लाल रंग की वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। संगमरमर से सुसज्जित, वर्तमान में यह भारत सरकार का CBI प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है, अभी वर्तमान में इसे क्या बना दिया गया है? CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया है। तो कहाँ क्या है उसका नाम? माधव विलास महल। ठीक है, माधव विलास महल में पहले क्या था? यह सिंधिया शासन की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, जहाँ पर सिंधिया वंश के राजघराने के लोग विलास किया करते थे। और जो कैसा महल था? गुलाबी लाल रंग का और संगमरमर से सुसज्जित। और अभी क्या है? यह CBI का ट्रेनिंग सेंटर माधव विलास पैलेस शिवपुरी में है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र है जो राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र तीनों राज्यों के खाद्य पदार्थों का क्षेत्र माना जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र है जो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों राज्यों के खाद्य पदार्थों का क्षेत्र माना जाता है? खाद्य पदार्थ कौन से? मतलब जो राजस्थान में प्रचलित है, जो गुजरात में प्रचलित है और जो महाराष्ट्र में प्रचलित है, वह मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में भी प्रचलित है, तो उसका नाम है मालवा। ठीक है, मालवा मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के खाद्य पदार्थों का प्रचलन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाई गई पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो क्या है ऑप्शन? ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र में ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी लोगों से मिलकर बनने वाली संस्था है। ठीक है, ग्राम सभा में कौन लोग होते हैं? जो गांव की मतदाता सूची में सूचित होते हैं, मतदाता सूची में यानी निर्वाचक नामावली में जिनका भी नाम होगा गांव में, वह ग्राम सभा के अध्यक्ष माने जाएंगे। अध्यक्ष नहीं, सॉरी, उसके सदस्य माने जाएंगे ग्राम सभा के। और अगला ऑप्शन क्या है? पंचायत व्यवस्था के 3 स्तरों पर 1/3 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है पंचायती क्षेत्र, पंचायती व्यवस्था में। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, महिलाओं के लिए 1/3% है, और जो सेपरेट SC ST है उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, रोटेशनल प्रणाली से जो उनको मिलता है आरक्षण। फिर यह अगला कौन सा है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग की स्थापना। ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए 73वां संविधान संशोधन लाया गया 1993 में, तो उसमें एक राज्य निर्वाचन आयोग बनाने का प्रावधान है। ठीक है, और राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का काम होगा पंचायती राज, पंचायती व्यवस्था की चुनाव करवाना और स्थानीय निकायों का चुनाव करवाना। तो यह ऑप्शन भी हमारा सही रहेगा। फिर मतदान करने और चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। ठीक है, तो पंचायती राज का जो एक्ट आया है उसमें इसका प्रावधान नहीं था 73वें संविधान में कि मतदान करने और चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, बल्कि मतदान करने के लिए 18 वर्ष है, लेकिन पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आवश्यक है। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर संसद और विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, दल बदल
एंटी डिफेक्शन लॉ जो आया था उसके संबंध में संसद और विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये उपबंध भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो यह सही है। दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, राइट है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता किसी दल के 1/3 सदस्यों के विलय के मामले में लागू नहीं होती है। ठीक है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान किसी दल के 1/3 सदस्य अगर दूसरे समूह में यानी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं तब उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। फिर अगला क्या है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित सभी प्रश्न भारत के निर्वाचन आयोग को निर्दिष्ट किए जाएंगे। ठीक है, दल बदल से संबंधित जो भी प्रावधान है उसको यानी उनकी अयोग्यता से संबंधित जो भी प्रश्न उठेंगे तो उनका डिसीजन, उन पर निर्णय कौन लेगा, स्पीकर लेगा। ठीक है, अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर लेता है, ना कि भारत निर्वाचन आयोग। तो डी है वह रॉन्ग है। ठीक है, डी रॉन्ग है, बाकी जो दूसरे ऑप्शन है वह राइट है। अगला प्रश्न है, परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है। ठीक है, परमाणु के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है। अगला प्रश्न है, डिटर्जेंट, साबुन और रंगाई के पदार्थ जैसे आर्द्रक एजेंट कैसे काम करते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट, ठीक है, डिटर्जेंट जो कपड़े धोने का सोडा होता है, और साबुन और रंगाई के पदार्थ, ठीक है, डाई जिसके डाई करना कहते हैं रंगाई के पदार्थ। तो डिटर्जेंट, साबुन और रंगाई के पदार्थ जैसे आर्द्रक एजेंट कैसे काम करते हैं। तो यह कैसे काम करते हैं, इनको पानी में मिलाए जाने पर ये स्पर्श कोण को बढ़ा देते हैं। ठीक है, स्पर्श कोण को बढ़ा देते हैं ताकि यह अंदर तक धंस सके, मेले को बाहर निकाल सके। ठीक है, क्या करते हैं, यह मिलाए जाने पर स्पर्श कोण को बढ़ा देते हैं। फिर क्या, अंदर तक जो धंसा है मेल उसको बाहर निकालने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये इसका काम होता है, डिटर्जेंट, साबुन और रंगाई के पदार्थ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटॉन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटॉन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है। तो इसका राइट आंसर है एक्स किरणें। ठीक है, एक्स रे। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान दो हल्के नाभिक को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है। ठीक है, दो हल्के नाभिक को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है, राइट है। नाभिकीय संलयन में सामान्यतः हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न की जाती है। ठीक है, नाभिकीय संलयन से सामान्यतः हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न की जाती है, राइट है। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, सूर्य और जो अन्य तारे हैं उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। तो सभी है इसके ऑप्शंस राइट। ठीक है, डी सही है। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न है, वोटिंग स्याही में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग होता है। ठीक है, वोटिंग जो वोट करते हैं उस समय जो इंक लगाते हैं उसमें जो रसायन लगा होता है, क्या होता है वह रसायन, वोटिंग इंक में रसायन कौन सा होता है, सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट जो कि काफ़ी समय बाद निकलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं लाया गया है। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं लाया गया है, भारत मौसम विभाग को लाया गया है, भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान को लाया गया है,
राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र को लाया गया है। फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को नहीं लाया गया। ठीक है, यह डिफेंस से रिलेटेड है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास केंद्र, तो इसका काम अलग है इनका। फिर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में क्या कार्य करेगा यह, तो बी है। अगला प्रश्न है, जैव सूचना विज्ञान यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों गतिविधियों के संदर्भ में समाचार पत्रों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम। ठीक है, ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? ट्रांसक्रिप्टोम करता है किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। ठीक है, ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU ने किया है? ठीक है, BHU IIT BHU ने कौन सा इनमें से सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? BHU ने कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? परम शिवाई। ठीक है, परम शिवाई का विकास किया है, इसे क्रिएट किया है BHU IIT के वैज्ञानिकों ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बैंकिंग रोबोट कौन सा है? भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी है भारत का पहला बैंकिंग रोबोट वह है जो कि बैंक में प्लांट किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार है, इनमें से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार है? मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है और यहाँ पर काली मिट्टी की प्रधानता है। ठीक है, जो कि कपास जैसी खेती के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगला प्रश्न है, नागवंशीय राजाओं की राजधानी कौन सी थी? नागवंशीय राजाओं की राजधानी पद्मावती थी, पद्मावती राजधानी थी नागवंशीय राजाओं की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य सुमेलित नहीं है? कौन सा लोकनाट्य सुमेलित नहीं है? मनसूखा बघेलखंड से रिलेटेड है, राइट। स्वांग बुंदेलखंड से रिलेटेड है, राइट। गम्मत निमाड़ से रिलेटेड है, राइट। और कर्मा महाकौशल से रिलेटेड नहीं है, तो डी है हमारा आंसर सही। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश और पहला राजस्थान है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है? मध्य प्रदेश में इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है मध्य प्रदेश में भोपाल में। ठीक है, भोपाल में स्थित है वन प्रबंधन संस्थान। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट खनिज के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ठीक है, ग्रेफाइट मिनरल के लिए मध्य प्रदेश का बैतूल जिला प्रसिद्ध है, बैतूल में काफ़ी होता है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के सेनानी शहीद तात्या टोपे की समाधि कहाँ है? तात्या टोपे की समाधि है शिवपुरी में जहाँ उन्हें फांसी दी गई थी, वहीं पर है उनकी समाधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित सास बहू का मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, सास बहू का मंदिर राजा भोज ने नहीं, राजा पृथ्वी सिंह ने नहीं, राजा मधुकर ने नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो किसने निर्माण करवाया था? महिपाल ने। ठीक है, महिपाल ने सास बहू के मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 7,26,26,809, डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य खेल है मलखंभ। ठीक है, मलखंभ है मध्य प्रदेश का राज्य खेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? मोतीलाल वोरा रहे हैं, सुंदरलाल पटवार रहे हैं, कैलाश जोशी रहे हैं, सुभाष यादव नहीं रहे। ठीक है, तो
तो ये मोतीलाल वोरा रहे हैं, सुंदरलाल पटवा भी रहे हैं, कैलाश चंद्र जोशी रहे हैं, सुभाष यादव नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230, 230 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है? कालिदास सम्मान दिया जाता है, तानसेन सम्मान दिया जाता है, तुलसी सम्मान दिया जाता है। तो उपरोक्त सभी सम्मान दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश की लगभग 25% पुलिस वर्ष 2030 तक रोबोकॉप पर आधारित हो जाएगी? ठीक है, रोबोट कॉप का मतलब पुलिस वाला होता है, रोबोकॉप पर आधारित हो जाएगी। किस देश की 25% पुलिस वर्ष 2030 तक? तो इसका राइट आंसर है यूएई। ठीक है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात की पुलिस 25% तक रोबोकॉप पर आधारित हो जाएगी 2030 तक। ठीक है, तो यूएई में जो अपराध होंगे तो वहाँ पर पुलिस नहीं आएगी, रोबोट आएंगे आपको पकड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण प्रभावी है कब से? ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण प्रभावी है। कब से प्रभावी है? 24 जनवरी 2000 से। ठीक है, 24 जनवरी 2000 से प्रभावी है दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ पर नेस्कॉम का क्षेत्रीय कार्यालय है? ठीक है, नेस्कॉम का क्षेत्रीय कार्यालय इनमें से कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, हैदराबाद से, सभी जगह पर है नेस्कॉम का क्षेत्रीय कार्यालय यानी रीजनल ऑफिस है। अगला प्रश्न है, ईथरनेट का विकास किया गया किनके द्वारा? रॉबर्ट मेटकेफ द्वारा। ठीक है, ईथरनेट का विकास किया गया, इंटरनेट का ही स्वरूप होता है लेकिन यह एक सीमित जगह तक विस्तृत होता है, तो उसका विकास किसने किया था? रॉबर्ट मेटकेफ द्वारा। अगला प्रश्न है, 5 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को मंजूरी दे दी। ठीक है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मंजूरी दे दी, तो क्या है यह? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रिलेटेड है नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित। ठीक है, नए संसद भवन के निर्माण से रिलेटेड है सेंट्रल विस्टा परियोजना। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को पृथक करता है? ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को पृथक करता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, आयोग से संबंधित प्रश्न है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है राजकिशोर स्वान। ठीक है, राजकिशोर स्वान है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मानसूनी पवनें नियमित पवनें होती है। मानसूनी पवनें नियमित पवनें तो नहीं होती है। मानसून को जैसे कहा ही जाता है कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, तो अनियमित कभी हो जाती है कभी नहीं होती है। फिर अगला क्या है, भारत में वर्षा लाने वाला एकमात्र तंत्र अरब सागर से उठने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून धारा है। ठीक है, तो भारत में वर्षा लाने वाला एकमात्र तंत्र जो अरब सागर में उठता है, अरब सागर में, क्या वही है एकमात्र तंत्र जो कि भारत में वर्षा लाता है? नहीं। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से भी भारत में वर्षा होती है, फिर मानसून लौटता है तब भी भारत में वर्षा होती है, तो दूसरे भी तरीके हैं, तो ये बी भी गलत हो जाएगा। अगला है ऑप्शन,
भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है तथा मानसून की वापसी भी सबसे बाद में होती है। ठीक है, तो जो मानसून की टाइमिंग है, सबसे पहले जो वर्षा होती है भारतीय द्वीपों पर, वह कौन सी मानसून की होती है, और मानसून की वापसी भी सबसे बाद में होती है। तो राइट है यह सी। अगला प्रश्न कौन सा है? भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित मृदाओं को उनके क्षेत्रीय विस्तार के क्रम में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है भारत में पाई जाने वाली मृदाओं को। ठीक है, तो कौन सी मृदा पाई जाती है भारत में आरोही क्रम में? तो सबसे कम कौन सी है? लेटेराइट। ठीक है, लेटेराइट मृदा, फिर है काली मृदा। ठीक है, देन ब्लैक सॉइल, उसके बाद है लाल मृदा। ठीक है, लाल मृदा है, उसके बाद जलोढ़ मृदा। ठीक है, लेटेराइट, फिर काली मृदा, फिर लाल मृदा, फिर जलोढ़ मृदा। तो 2, 4, 3, 1 है सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारतीय वन एवं उसकी अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, भारत के वन है और उसकी अवस्थिति कहाँ पर पाई जाते हैं, इसको सुमेलित करना है। कौन से वन है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पश्चिमी घाट के विस्तृत क्षेत्र में और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और छोटा नागपुर पठार और शिवालिक के मध्य भाग में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। फिर उष्णकटिबंधीय ये कौन सा है? उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में और ओडिशा के तटीय भाग और पश्चिम बंगाल के डेल्टाई भाग में। फिर बचा कौन सा है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हिमालय के निचले भाग में तराई क्षेत्र में। ठीक है, हिमालय के निचले भाग के तराई में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगला कौन सा है प्रश्न? योजना यह है। ठीक है, जल विद्युत परियोजना है और उससे संबंधित नदी कौन सी, नदी पर कौन सी जल विद्युत परियोजना है, यह हमें सम्मिलित करना है। तो मेथन परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? बराकर नदी पर। ठीक है, बराकर नदी पर। सलाल परियोजना है चिनाब नदी पर। राणा सागर परियोजना चंबल नदी पर। ठीक है, गांधी सागर और जवाहर सागर भी है चंबल नदी पर, और राणा सागर, प्रताप सागर भी है चंबल नदी पर। भागीरथी नदी पर है टिहरी प्रपात। ठीक है, टिहरी योजना है, तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1974 में, 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना का निम्नलिखित में से कौन सा खंड मार्ग दूरी के संदर्भ में सबसे लंबा है? ठीक है, भारत में जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, उसमें सबसे लंबा कौन सा है? ठीक है, भारत में एक चतुर्भुज योजना लाई गई थी, तो उसमें हाईवेज के निर्माण किए गए। ठीक है, तो सबसे लंबा कौन सा है? ये मान लीजिए कि इंडिया है दिल्ली मुंबई, फिर दिल्ली कोलकाता, फिर चेन्नई। ठीक है, चेन्नई, मुंबई चेन्नई। तो इसमें सबसे लंबा है कोलकाता और चेन्नई के बीच का। ठीक है, कोलकाता और चेन्नई के बीच का जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना का खंड है,
कोलकाता चेन्नई सबसे लंबा है, ठीक है, बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक लवणता किस सागर महासागर में पाई जाती है? ठीक है, सैलिनिटी किस ओशन सी में सर्वाधिक पाई जाती है? डेड सी मध्य सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत है और उसके देश है, ठीक है, ज्वालामुखी और उसके देश है, तो कौन सा ज्वालामुखी कौन से देश में है? मायोना है फिलीपींस में अवस्थित, ठीक है, और माउंट सस्ता है यूएसए में, अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में, और चिम्बेरेजो है आइसलैंड में, ठीक है, चिम्बेरेजो आइसलैंड में, और चिम्बेरेजो आइसलैंड में ना होकर इक्वाडोर में, ठीक है, इक्वाडोर में है, और माउंट हेक्ला है आइसलैंड में, ठीक है। एक बार और मिला लेते हैं, मायोना फिलीपींस में है, माउंट सस्ता यूएसए में है, चिम्बेरेजो इक्वाडोर में है, और माउंट हेक्ला आइसलैंड में, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, हमारा राइट आंसर है बी है, ठीक है, बी है हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनको सम्मिलित करना है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और उसकी अवस्थिति, कौन से चक्रवात किस देश में आते हैं? चक्रवात, ठीक है, साइक्लोन जिसे चक्रवात कहते हैं वो इंडिया में आते हैं, A4 हो जाएगा, इनमें से कोई आ जाएगा। फिर हरिकेन कहाँ पर आता है? यूएसए में, अमेरिका में, तो B1, ठीक है, A4 B1, तो ये हो जाएगा हमारा बी आंसर। अगला देख लेते हैं, टाइफून कहाँ पर आते हैं? पूर्वी एशिया में, ठीक है, ईस्ट एशिया में, जापान वगैरह, इंडोनेशिया है, इन देशों में आते हैं टाइफून। और विली विलिस कहाँ आते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं कि चक्रवात कौन सा कहाँ आता है। और चक्रवात यानी साइक्लोन आते हैं भारत में, हरिकेन यूएसए यानी अमेरिका में, और टाइफून पूर्वी एशिया यानी जापान और दक्षिण चीन सागर है उस तरफ, और फिर विली विलिस आता है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, किस एक स्थान पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं है? ठीक है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का एक क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। कहाँ पर है? देहरादून में नहीं है, ठीक है। और कहाँ पर है? भोपाल में है, चेन्नई में है और पुणे में है। और कहाँ पर है? देहरादून में ना होकर शिमला में है, हिमाचल प्रदेश शिमला में है। तो ए है जो कि यहाँ पर अवस्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण होता है नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रेट के कारण बच्चों में क्या ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश के किस जिले में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है? डिंडोरी में है, ठीक है। फॉसिल नेशनल पार्क है डिंडोरी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? ठीक है, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन अपना वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ठीक है, इनमें से कौन सा सुमेलित है? अल्फा विविधता, ठीक है, अल्फा डाइवर्सिटी क्या है? यह एक पारितंत्र में प्रजातियों की विविधता को दर्शाता है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही राइट है, ऑप्शन बी हमारा एक ही कथन हमारा सही है, ठीक है। अल्फा विविधता क्या है? अल्फा विविधता है यह एक पारितंत्र में प्रजातियों की विविधता को दर्शाती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा इन्होंने अलग टर्मिनोलॉजी दी है, तो इसको ज़्यादा अच्छे से पर्यावरण पढ़ा होगा, एनवायरनमेंट, तो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका अल्फा विविधता ही राइट है, बाकी बीटा विविधता के संबंध में जो भी है वह गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है,
निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1979 में हुआ था, राइट है। और अगला क्या ऑप्शन है? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 प्रस्तुत किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कार्बन व्यापार से रिलेटेड है क्या? नहीं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर की सुरक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो सी है नहीं वाला ऑप्शन हमारा। फिर क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है, तो रॉन्ग ऑप्शन है सी हमारा सही आ जाएगा। अगला प्रश्न है सम्मान योजना संबंधित है। सम्मान योजना किससे संबंधित है? सम्मान योजना संबंधित है महिला अपराध उन्मूलन से, ठीक है। महिला अपराध उन्मूलन से रिलेटेड है महिला सम्मान योजना। अगला प्रश्न है हाल ही में दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ठीक है। क्या है प्रश्न? हाल ही में दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो संदीप अग्रवाल को, ठीक है, संदीप अग्रवाल को चुना गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में मध्य प्रदेश के निम्न में से किस शहर युग्म को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया, ठीक है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में मध्य प्रदेश के कौन से शहरों को शामिल किया गया है? ग्वालियर और ओरछा को, ठीक है। ग्वालियर ओरछा को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 की चौरी चौरा घटना के शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। 2021 को चौरी चौरा घटना के कितने 100 साल पूर्ण होने के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस घटना का संबंध किस राज्य से है? चौरी चौरा घटना यूपी में हुई थी, तो यूपी से संबंधित है यह घटना, ठीक है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है 24 फरवरी 2021 को अहमदाबाद यानी गुजरात में निम्नलिखित में से किसने दुनिया के सबसे बड़े एवं अत्याधुनिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया था, ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, तो उसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था, ठीक है। बी है सही आंसर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अगला प्रश्न है वर्ष 2030 और 2034 में एशियाई खेलों की मेज़बानी की जाएगी, ठीक है। 2030 और 2034 में एशियाई खेलों की मेज़बानी कतर और सऊदी अरब द्वारा की जाएगी, ठीक है। 2030 में कतर करेगा और 2034 में सऊदी अरब क्या करेगा? एशियाई खेलों की मेज़बानी। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाए, ठीक है। 1 जनवरी 2021 को डीआरडीओ अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका राइट आंसर है 63वां, ठीक है। 63 ईयर हो गए हैं डीआरडीओ के। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1958 में, ठीक है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। तो अपना अभी कितना इनके साल हो गए? 63वां स्थापना मनाया है। अगला प्रश्न है राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। राज्यपाल करता है राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। अगला प्रश्न है निम्न में से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। एमपीपीएससी कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसका प्रावधान या इसका गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 315, ठीक है। आर्टिकल 315 के तहत एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है?
इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए इसका अध्यक्ष, जो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो राइट है इसका ए। फिर इसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है, राइट है। आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आवश्यक है, ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसके राइट है। अगला प्रश्न है पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में, ठीक है, 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पूर्ववर्ती अधिनियम का दूसरा का स्थान सूचना का अधिकार ने लिया है? ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने किस पूर्ववर्ती अधिनियम का स्थान लिया है? तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, ठीक है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 इसका स्थान लिया है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई ने। तो 2002 में भी इस तरह का आर्टिकल लाने का प्रयास हुआ था, ठीक है, तो बाद में पास नहीं हुआ था। उसी तरह के उससे थोड़ा संशोधन करके और अलग रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लाया गया। अगला प्रश्न है नवंबर 2020 में किसे हॉकी इंडिया का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, नवंबर 2020 में हॉकी इंडिया का एक्टिंग चीफ, ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को हॉकी इंडिया का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है अगस्त 2020 में किसे मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से नवाजा गया है? ठीक है, अगस्त 2020 में किसे मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से नवाजा गया है? इनाम उर रहमान को, ठीक है, इनाम उर रहमान को नवाजा गया है। अगला प्रश्न है फरवरी 2019 में आयोजित विश्व मलखंभ प्रतियोगिता में देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाली पूजा मालवीय मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंध रखती है? ठीक है, फरवरी 2019 में आयोजित विश्व मलखंभ प्रतियोगिता, ठीक है, विश्व मलखंभ प्रतियोगिता, मलखंभ मध्य प्रदेश का राज्य खेल है, तो उस प्रतियोगिता में देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाली पूजा मालवीय मध्य प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है? उज्जैन जिले से, ठीक है, पूजा मालवीय उज्जैन जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी बैडमिंटन से संबंधित है? तो बैडमिंटन से नारंग कप संबंधित है, ठीक है, नारंग कप संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है हाल ही में देहिंग पटकाई को, ठीक है, देहिंग पटकाई को नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो यह कहाँ पर है? देश में कौन से राज्य में देहिंग पटकाई जिसे नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो यह है असम में, ठीक है, असम में है देहिंग पटकाई। अगला प्रश्न है नाइजीरियाई अर्थशास्त्री एनगोजी ओकोंजो-इवेला को नाइजीरियाई अर्थशास्त्री एनगोजी ओकोंजो-इवेला को किस संस्था की अगली महानिदेशक के रूप में चुना गया है? विश्व व्यापार संगठन को, ठीक है, WTO की चीफ चुना गया है। नाइजीरिया अर्थशास्त्री है एनगोजी ओकोंजो-इवेला। अगला प्रश्न है मई 2020 में किसने असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर है हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर के सिवान। अगला प्रश्न है हाल ही में मध्य प्रदेश बजट 2021-22 किसने विधानसभा में प्रस्तुत किया? ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश बजट एक्ट
2021-22 को मध्य विधानसभा में किसने प्रस्तुत किया? जगदीश देवड़ा ने। ठीक है, जगदीश देवड़ा ने। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनी थी? ठीक है, भारत में प्रथम नेशनल हेल्थ पॉलिसी यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनी थी पहली बार? 1983 में। ठीक है, 1983 में भारत में प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनी थी। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का हमारा दृष्टि IAS का फुल लेंथ टेस्ट और मॉडल पेपर सेकंड था, और शायद 5 टेस्ट है दृष्टि ने जो MPPSC प्रीलिम्स 2020 के लिए क्रिएट किए हैं। हम सभी अटेम्प्ट करेंगे, 2 हो चुके हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।